रात के 11 बज चुके थे। चारों ओर गहरा सन्नाटा था। धुंध से ढका एक पुराना रेलवे स्टेशन, मदनपुर जंक्शन, जहां कई सालों से रात को कोई ट्रेन नहीं रुकती थी। लेकिन आज एक ट्रेन अचानक रुकती है और उससे उतरते हैं दो लोग, आरव और रिया। आरव, ये स्टेशन तो जैसे सालों से बंद पड़ा हो। देखो, हर तरफ जाले, टूटी बेंचें, एक भी आदमी नहीं। अरे पगली, रात का वक्त है इसलिए खाली है। वैसे भी ये छोटा स्टेशन है। लेकिन सुनो, वो देखो, वो सिग्नल पोस्ट के पास कोई खड़ा है क्या? ओ हेलो, कौन है वहां? कौन है वहां? वहां से कोई जवाब नहीं आता। कसम से आरव, कोई तो था वहां। चलो, अब ज्यादा सोचो मत। क्वार्टर बस कुछ ही कदमों पे है। सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। बहुत कोशिशों के बाद आरव की रेलवे में नई नई नौकरी लगी थी। नौकरी के तुरंत बाद उसकी शादी रिया से हुई थी और शादी के बाद ये उसकी पहली ही पोस्टिंग थी। ऐसे ही एक नवविवाहित जोड़ा अपनी जिंदगी के इस नए सफर पर निकल चुका था। आरव, ये दरवाजा तो जैसे सालों से खुला ही नहीं। देखो, मकड़ी के जाले। हाँ, थोड़ा पुराना है। कल साफ करवा देंगे। इतना डरने की जरूरत नहीं। इतना कहकर आरव और रिया क्वार्टर के अंदर जाते हैं। तभी लाइट चली जाती है। रिया और भी ज्यादा डर जाती है। अरे आरव, देखो, लाइट चली गई। अभी अभी तो आई थी। कोई बात नहीं रिया, हम मोमबत्ती जला लेते हैं ना। तभी रिया को ऐसा लगता है कि कोई वहां उनके बगल से गुजरा हो। आरव, क्या तुमने सुना? किसी के चलने की आवाज आई अभी। अरे रिया, कुछ भी तो नहीं है यहाँ। देखो, तुमने इतनी दूर सफर किया है ना, इस वजह से तुम्हें थकान हो गई है। अभी चल के आराम करो, सुबह तक सब अच्छा हो जाएगा। तभी तेज हवा चलती है और खिड़की का एक कांच टूट के कमरे में बिखर जाता है। रिया जोर से चीखती है। वो खिड़की किसी ने तोड़ दी आरव। देखो, मुझे तो यहाँ बहुत डर लग रहा है। अनजान सी जगह और आते ही ये सब, मुझे तो बहुत अजीब लग रहा है। आरव थोड़ा घबरा कर। अरे रिया, शायद हवा का झोंका होगा। तुम चलो, चल के सो जाते हैं, कल देखेंगे। मुझे तो थकान के कारण बहुत नींद आ रही है। वैसे भी रात बहुत हो गई है। इतना कहकर रिया और आरव दोनों सोने चले जाते हैं। लेकिन मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी। ये रात उनके जीवन में एक ऐसी रात साबित होने वाली थी जिसकी रिया और आरव ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। रात गहराने लगी थी। बाहर धुंध और अंदर डर का साया। रिया बिस्तर पर लेटी थी, आंखें खुली। उसे आज नींद कहाँ आने वाली थी। आरव, सो गए क्या? ओफो रिया, सोने दो प्लीज। आरव, बाहर कोई है। सच में कोई है। दरवाजे पर किसी के पैरों की धीमी आहट। अरे कौन है वहां? रिया और आरव खिड़की से बाहर झांकते हैं। तभी उन्हें एक औरत की सफेद परछाई दिखाई देती है। कौन है? कौन है? सामने आओ। तभी वो परछाई धुंध में गायब हो जाती है। वो चली गई, पर थी वो। तू ज्यादा सोचती है रिया। अरे कुछ भी तो नहीं था वहां। प्रिया कुछ नहीं बोलती और चुपचाप बिस्तर पर लेट जाती है। बस उसके मन में यही चल रहा था कि कैसे भी रात का अंधेरा खत्म हो।
अगले दिन सुबह सुबह हरबंस काका, जो उस क्वार्टर के चौकीदार थे, दरवाजे पर दस्तक देते हैं। बाबूजी, आप लोग इस क्वार्टर में रह रहे हैं? हाँ काका, क्यों? बाबूजी, ये जगह छोड़ दीजिए, ये क्वार्टर अच्छा नहीं। 20 साल पहले यहाँ एक हादसा हुआ था। रिया जिज्ञासु होकर, कौन सा हादसा? रेलवे अफसर की पत्नी की मौत। कहते हैं उसकी चीखें अब भी रात को गूंजती हैं। जो भी जोड़ा उस घर में ठहरता है, कुछ दिन में गायब हो जाता है। काका, ये सब अंधविश्वास है। भूत वूत कुछ नहीं होता। कभी कभी बाबूजी, जो हम नहीं मानते वही हमें मानने पर मजबूर कर देता है। रात को दरवाजा बंद रखना, अगर देर हो जाए तो आवाज सुनकर भी मत खोलना। यह सुनकर रिया सहम जाती है। उस समय तो हरिवंश काका चले जाते हैं, लेकिन रिया को कुछ भी सही नहीं लग रहा था। उसे हमेशा ये महसूस हो रहा था कि कोई परछाई उसके साथ चल रही है। उस दिन आरव को अपनी ड्यूटी ज्वाइन करनी थी, इसीलिए उसे मदनपुर रेलवे ऑफिस जाना था। रिया सारा दिन अकेली उस घर में डरी सहमी सी गुजारती है। क्वार्टर में दिन का माहौल सामान्य सा था। उस दिन पूरे दिन में रिया को कुछ भी अजीब नहीं लगा। ऐसे ही सारा दिन बीत जाता है और शाम हो जाती है, लेकिन आरव और रिया को क्या पता था कि आने वाली रात का अंधेरा उनके जीवन में एक अलग ही मोड़ लाने वाला है। धीरे धीरे रात गहराती है और घर में मानो डर का एक अजीब सा साया मंडराने लगता है। रिया के लिए पहली रात तो जैसे तैसे कट गई थी, लेकिन दूसरी रात का अंधेरा उसके मन में एक अजीब सा डर परोस रहा था। रिया बाथरूम में जाती है और आईने में अपने पीछे वही औरत को देखकर जोर से चीखती है, आरव! आरव दौड़कर आता है, लेकिन बाथरूम खाली। क्या हुआ? क्या हुआ? रिया रोते हुए, वो यही थी आरव, सफेद साड़ी में। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा। लेकिन तभी लाइट झपकती है और दरवाजा जोर से बंद होता है। दीवार पर खून से लिखा, ये मेरा घर है। आरव, देखो दीवार पर। आखिर कौन कर रहा है ये सब? सामने आओ। अचानक से कमरा ठंडा हो जाता है और पीछे से आत्मा की परछाई नजर आती है। आरव और रिया सहम जाते हैं। ये मेरा घर है। रिया जोर से चीखती है। अगले दिन सुबह सुबह पुलिस मामले की तहकीकात करने आती है। इस क्वार्टर में पहले भी 3 केस हुए हैं। सब लापता हो गए, शव कभी नहीं मिले। लेकिन सर, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है। उस औरत की आत्मा को न्याय नहीं मिला बाबू। उसका पति ही उसका कातिल था। सुना है कि उसके पति ने किसी दूसरी औरत की खातिर उसका कत्ल करके इसी घर में दफना दिया था, और तब से वो इसी घर को अपना घर मानती है और यहाँ आने वाले हर दंपति को अपना दुश्मन समझती है। मतलब वो आत्मा बदले के लिए भटक रही है? हाँ, और वो हमेशा नए जोड़े को अपना निशाना बनाती है, क्योंकि अभी तक हमने बस यही देखा है कि जो गायब होते हैं वो नए दंपति ही होते हैं। अभी सब लोग बातें कर ही रहे थे, तभी बाहर अचानक दरवाजा अपने आप खुलता है और हवा के तेज झोंके के साथ एक परछाई अंदर आती है। अचानक से तेज तूफान के साथ बिजली कड़कने लगती है और घर का माहौल डरावना हो जाता है। और सबके सामने दिखाई देती है एक ऐसी आत्मा जिसने लाल साड़ी पहन रखी थी। उसके बाल बिखरे और उसकी आंखें लाल। वो आत्मा जोर जोर से हंसती है और गूंजती आवाज में कहती है, भाग जाओ वरना तुम भी यहीं रह जाओगे। रिया डर जाती है और रोते हुए, हमें कुछ करना होगा आरव, नहीं तो शायद ये आत्मा हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। रिया, वो औरत बुरी नहीं, बस न्याय चाहती है। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूं। आरव समझ चुका था कि वो आत्मा आखिर चाहती क्या है। आरव आगे बढ़ता है और एक पुराना ट्रंक खोलता है। उसमें उसे औरत की तस्वीर और एक पत्र मिलता है।
आरव उस पत्र को पढ़ता है। मुझे उसने मार दिया। मैं तड़पती रही, चीखती रही, लेकिन उसने एक बार भी मुझ पर रहम नहीं किया। मैं बार बार रहम की भीख मांगती रही। मैं उससे कहती रही कि मैं जीना चाहती हूं, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी और मुझे बेरहमी से मार दिया। कोई तो मेरी सच्चाई दुनिया को बताओ। रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो किसी से मदद मांग रही थी आरव। आत्मा सामने आती है, उसका चेहरा डरावना, लेकिन इस बार आंखों में दर्द था। आरव ने हिम्मत करते हुए कहा, तुम चिंता नहीं करो बहन, हम तुम्हारी कहानी सबको बताएंगे। हम रात दिन एक कर देंगे, लेकिन तुम्हें न्याय जरूर दिलाएंगे। आरव की बातें सुनकर वो आत्मा अंधेरे में विलीन हो जाती है और वहां का अंधेरा धीरे धीरे रोशनी में तब्दील हो जाता है। तूफान एकदम से थम जाती है। सालों से जो आत्मा बदले की आग में भटक रही थी, उसे आज शांति मिली। मदनपुर का वो क्वार्टर अब खामोश था, लेकिन रात के सन्नाटे में आज भी ट्रेन की सीटी बिना पटरी के सुनाई देती है।